मैं लोगों पर यकीन ज़रा जल्दी कर लेता हूँ और लोग जो हैं मुझे परखते हैं देर तक। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की अपनी अंतरा भाग एक पुस्तक चल रही है, जिसका आज हम आखिरी अध्याय देखेंगे, यानी कि 19वां घर में वापसी। या यूं कहूँ कि आज इस पुस्तक का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा भाई साहब। देखिए, हमने धीरे धीरे करते कक्षा 9 की दोनों पुस्तकें पढ़ ली, कक्षा 10 की दोनों और कक्षा 11 की 4 पुस्तकें पढ़ ली, जिनमें अंतराल भाग 1, वितान भाग 1, आरोह भाग 1 और आज अपनी अंतरा भाग 1 है जो कंप्लीट हो जाएगी। ये सभी चीज़ें, ये सभी पाठ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें इन वीडियोज़ को, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड सारे का सारा पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर निःशुल्क करवाया जा रहा है और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से करवाया जा रहा है। कहाँ बहुत बड़ा अमाउंट लिया जा रहा है और यहाँ पर निःशुल्क मिल रहा है, तो आप प्रयास करें। जो ज़रूरतमंद साथी हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छा है, कोई कोर्स परचेज करना चाहे तो कोर्स परचेज कर सकता है किसी भी गुरुजन का, लेकिन जो ज़रूरतमंद साथी है, जिनको लगता है कि यार वही चीज़ हमें यहाँ मिल रही है और निःशुल्क मिल रही है, देखिए साहब चीज़ निःशुल्क है लेकिन गुणवत्ता में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, तो उन तक शेयर कीजिए इसको, ताकि वो भी लाभ ले सके। और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सूचनाएँ वगैरह डालता रहता हूँ और जल्द ही और सवाल वगैरह भी डालता रहता हूँ वहाँ पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वहाँ पर। चलिए अब प्रारंभ कर लेते हैं इस अध्याय को। मुझे उम्मीद आप जरूर लाइक शेयर करेंगे, जरूर अपने क्षेत्र के सभी दोस्तों को जोड़ेंगे। धूमिल साहब की ये रचना है, घर में वापसी। परिचय देखते हैं इनका। सुदामा पांडे धूमिल, नाम क्या पूरा? सुदामा पांडे धूमिल। जन्म होता है 1936 में वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में, ठीक है। हाई स्कूल पास करके रोजी रोटी की फिक्र में पड़ गए ये साहब। हाई स्कूल पास करके बस अब कमाने वमाने का जुगाड़ देखना पड़ेगा। सन 1958 में आईटीआई करते हैं। आईटीआई वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया, बिजली के अंदर, इलेक्ट्रिक के अंदर यह आईटीआई करते हैं और वहीं पर अनुदेशक के पद पर है जो नियुक्त हो गए, ठीक है साहब। असमय ही ब्रेन ट्यूमर से धूमिल की मृत्यु हो गई। तो ये पूछा जा सकता है धूमिल साहब की मृत्यु किस वजह से हुई, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से, ठीक है। 1975 में हो जाता है ये देहांत इनका। तो 36 में जन्म, 75 में देहांत। धूमिल की अनेक कविताएं उस समय के तत्कालीन समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी है। कुछ अभी तक अप्रकाशित भी है, कुछ रचनाएं अभी तक भी है जो इनकी अप्रकाशित है। देखिए, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संग्रह है। ये सभी के सभी काव्य संग्रह बहुत बार पूछे गए हैं, तो जरूर ध्यान में रखना। धूमिल साहब के संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक क्या है? धूल ही धूल है, धूमिल हो रखा सब कुछ। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इस तरीके से इनको याद रख सकते कि सुदामा पांडे का जो प्रजातंत्र है, जो संसद से सड़क तक है, और वहां पर कल सुनना मुझे, ठीक है। ये इनके काव्य संग्रह। धूमिल को माफ कीजिए, धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको कब? मरणोपरांत। इनके बाद में इनको ये, इनके नाम को ये पुरस्कार है जो दिया गया। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गंवाईपन है, ठीक है, एक बधेसपन है जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार है जो बनाता है साहब। कुछ विशेष पहचान रखते हैं अपनी काव्य के क्षेत्र में धूमिल साहब। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है। अपनी कविताओं में उस समय जो राजनीतिक परिवेश में जो जागरूक व्यक्ति है ना, उसकी तस्वीर, वो क्या सोचता है, किस प्रकार की उसकी विचारधारा, उसको है जो पेश किया है इन्होंने। और 1960 के बाद के मोह भंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। संघर्षरत
मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा है। ये देखिए, ध्यान में रखना, ये पंक्ति दे सकते हैं, संघर्षरत मनुष्यों के प्रति किसके मन में अगाध करुणा है, तो वहाँ पर ध्यान में रखना धूमिल, यानी कि जो स्ट्रगल करने वाले हैं ना, संघर्ष करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके प्रति एक करुणा का भाव रखते हैं साहब, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस करुणा का क्या है, शत्रु है। इसीलिए उनकी कविता में यह करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है, तो कहीं व्यंग्य और कहीं चुटकुलेबाजी का। साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश और ज़मीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से हैं, जो पहचानी जाती है। एक विशेष स्ट्रक्चर है इनकी कविताओं का। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक ज़बरदस्त गर्माहट है। ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। तो ध्यान में रखना इस पंक्ति को कि ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। ये पंक्तियाँ किनकी काव्य भाषा के लिए आई है, धूमिल की काव्य भाषा के लिए कही गई है। ध्यान में रखना, या इन पंक्तियों का संबंध किससे है, धूमिल से संबंध है। पाठ्य पुस्तक, ये जो अपनी किताब है अंतराभाग 1, इसके अंदर जो आज हम कविता पढ़ेंगे उसका शीर्षक है घर में वापसी, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाएगा, घर में वापसी किसके द्वारा कृत है, तो धूमिल साहब, ठीक है। यह धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा है, जो कथा है। एक गरीबी में जूझने वाले, संघर्ष करने वाले, स्ट्रगल करने वाले परिवार की व्यथा है और उसकी कथा है ये। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, आप और हम जो है, वो संसार की जो भागम भाग है, भागम भाग भरा जो जीवन है, इससे राहत पाने के लिए, कुछ शांति पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में जो घर बनाता है और उसमें रहता है। लेकिन यहाँ विडंबना यह है कि तमाम रिश्ते नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है साहब। कितने रिश्ते नाते, स्नेह, अपनत्व हो, लेकिन जो गरीबी की दीवार है ना, वो बीच में फंसी पड़ी है। और गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने हेतु कोई चाबी बनाई जा सके और इस जटिल ताले को है जो खोला जा सके। देखिए साहब, परिवार में बहुत प्रेम है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता है गांव में आजकल भी होता है गरीबी इतनी, उस पर समाज का ये कोई कुछ हो गया, मायरा हो गया या कुछ और ऐसी, आजकल मौसर वगैरह लगभग बंद हो गई, लेकिन फिर भी ये हो गया, ये समटूणी कार ये लगेगा और वो लगेगा। देखिए, एक तरीके से मदद भी है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो समाज क्या कहेगा उस चक्कर में वो भी उनको कर्जा लेकर फिर ये सब चीज़ें करता है। तो वो तो मर गया ना, फिर पहले ही मरा हुआ था, फिर इतना सारा कुछ करेगा, फिर मर जाएगा, कर्जा लेगा और ब्याज कमा कमा कर ब्याज भरते भरते जान निकल जाएगी। तो रिश्तों नातों, स्नेह के बीच में, अपनत्व के बीच में गरीबी से वो लड़ता लड़ता उसमें बिल्कुल ताकत नहीं रही है और रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करे, किस तरीके से उनको मैनेज करके चले या कुछ इस तरह की चाबी बनाया जाए, क्या ऐसा उपाय ढूंढा जाए, वो भी नहीं मिल रहा। और इस जो जटिल ऊर्जा है, जटिल जो ताला, इसको खोला जा सके, ऐसा कोई उपाय है जो नज़र नहीं आ रहा, कोई चाबी नहीं मिल रही। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक न हो। कविता में किस प्रकार के घर की आकांक्षा करता है यहाँ पर कवि, जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक नहीं हो और माता पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण हो, ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख है जो प्राप्त हो सके। ठीक है, जीवन संघर्ष में भी घर का सुख है जो प्राप्त हो सके, ये इस कविता में देखने को मिलेगा। चलिए साहब, अब करते हैं कविता का वाचन और फिर इसके बाद में देखते हैं भावार्थ। घर में वापसी, कि मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं, माँ की आँखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आँखें लोह साई की ठंडी सलाखें हैं, बेटी की आँखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पत्नी की आँखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है, वैसे हम स्वजन है, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्यों कि हम पेशेवर गरीब हैं साहब।
रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुना-सी ताले को खोलते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते, यह मेरा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो ये थी अपनी कविता इनकी। अब देखते हैं इसका भावार्थ और कुछ शब्दार्थ। क्या कहता है कवि कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पड़ाव यानी एक ठहरने का स्थान या चरण कह सकते हैं, स्टेप कह सकते हैं, ठीक है। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि जो गरीबी है ना, इस गरीबी के कारण क्या संघर्षरत जो परिवार है उसमें प्रेम, अपनत्व, ये सारे के रास्ते, जो सारे के सारे रिश्ते ये क्या धूमिल पड़ गए हैं एक तरीके से। गरीबी की दीवार उनके बीच में खड़ी हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। तो कवि का क्या कथन है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 5 जोड़ी यानी 5 सदस्य हैं। 5 जोड़ी आंखों से तात्पर्य क्या है? 5 सदस्य हैं घर में, कि 5 सदस्य हैं घर में। कौन कौन? माता पिता, पुत्री, पत्नी और स्वयं कवि। माता पिता 2 हो गए, पुत्री हो गई, पत्नी हो गई और स्वयं कवि। तो 5 जोड़ी ये हो गए, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। माँ की आंखें पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। और माँ की जो आंखें हैं वो तीर्थ यात्रा में जाने वाली जो बस है उसके 2 पहियों के समान है। माँ की आंखें पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। तो देखिए माँ की आंखों को किसके समान माना है? माँ की जो आंखें हैं वो तीर्थ यात्रा पर जाने वाली जो बस होती है उनके जो 2 पहिए होते हैं उनके समान बताया है यहाँ पर, जो अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले क्या हो गए हैं? पहले क्या पंचर हो गई। यानी कि जीवन का आखिरी पड़ाव आने से पहले ही माँ की जो आंखें हैं, माँ की जो आंखों की ज्योति है वो है जो चली गई है। माँ ने अपनी आंखों की ज्योति जो खो दी है। जीवन का अंतिम पड़ाव जहाँ पर ठहरना होता है कि अब लीला समाप्त होने वाली है, उस समय तक पहुँचने से पहले माता जी की आंखें क्या हो गई? उनकी जो आंखों की रोशनी वो ज्योति है जो खो बैठती है। तो घर में 5 जोड़ी आंखें हैं और माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही, अंतिम पड़ाव ठहराव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस की भांति, तीर्थ यात्रा की बस के जो 2 पंचर पहिए है ना, उस तरीके से जो पंचर हो जाते हैं यात्रा की बस के, उसी तरीके से यहाँ पर 2 पंचर पहिए से तात्पर्य माँ की आंखों की दोनों आंखों की रोशनी है जो चली गई है, ज्योति है जो खो बैठी है माँ ने। आगे बात समझ में यहाँ पर आगे देखिए। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं, बेटे की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। देखिए लोह साए से तात्पर्य होता है, लिख लीजिएगा, लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी। लोह साए यानी लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी। मैं थोड़ा लिखावट जल्दी से लिख रहा हूँ। लोहे का औजार बनाने वाली भट्टी, लोह साए। सलाखें जानते ही हो माफ करें साथियों, लोहे की छड़, ठीक है। दीवट यानी दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान। दीवट यानी दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है? गरीबी के कारण जो पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं और बेटे की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए। तो गरीबी के कारण पिता की आंखें भी गरीबी के कारण क्या हो गई? ऐसे तेजहीन हो गई है जिससे ईंधन के अभाव में लोहे की भट्टी की ठंडी सलाखें हो। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। पिता की आंखों किसके समान बताया? लोह साए की ठंडी सलाखों के समान। जैसे पिता की आंखें भी इस प्रकार से तेजहीन हो गई है, जैसे जो ईंधन के अभाव के अंदर जो भट्टी होती है लोहे की, उसके अंदर जो आग वगैरह नहीं रहती है, उष्मा नहीं रहती है, वो ठंड सलाखें हैं जो छड़ी होती है लोहे की, वो क्या ठंडी हो जाती है बिना आग के, बिना ईंधन के। तो बिना ईंधन के अभाव में जो वैसे ठंडी हो गई है लोहे की भट्टी की सलाखें, उसी प्रकार पिता की आंखें भी गरीबी के कारण क्या हो गई है? तेजहीन हो गई है, ठीक है। यानी कि पिता की आंखों में न कोई तेज है और न ही कोई आशा की, उम्मीद की कोई चमक है, मतलब निस्तेज हो चुकी है बिल्कुल तरीके से, ठीक है। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं और पुत्र की आंखें
कवि साहब क्या करेंगे, पुत्र की जो आंखें हैं, बेटे की जो आंखें हैं, वो मंदिर के दीवट पर, मंदिर का जो दीवट होता है, दिया रखने का जो स्थान होता है, उस पर जो घी का जो दिया जलता है, उन दो दीपकों के समान है। तो ध्यान में रखना, बेटे की आंखों किसके समान बताया, दीवट पर जलते घी के दो दियों के समान बताया गया। तो पुत्र की आंखें मंदिर के दीवट पर, मंदिर का वो स्थान जहाँ पर क्या दीपक जलाया जाता है, वहाँ पर जलने वाले घी के दो दीपकों के समान है। यानी कि उनमें अभी भी निश्चलता है, भोलापन है, बेटी की आंखों में निश्चलता है, भोलापन है, एक पवित्रता का भाव है, फिर भी उसमें आत्मीयता का क्या है, अभाव है। ठीक है, ये हुई अपनी पंक्तियां। आगे देखिए, आगे बात करें कि पत्नी की आंखें, पत्नी की आंखें आंखें नहीं है भाई साहब, हाथ है जो मुझे थामे हुए है। और वैसे हम स्वजन है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। तो पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ है जो मुझे थामे हुए है। यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि यहाँ पर कह रहा है भाई साहब कि मेरी पत्नी की आंखें केवल आंखें ही नहीं है, वे तो हाथ हैं जो मुझे थामे हुए। यानी कि पत्नी केवल परिवार की सदस्य ही नहीं है, अपितु एक तरीके से मेरा क्या सहारा भी है, मेरी सपोर्टिव भी है। और उसी ने, और पत्नी ने, उसी ने मुझे और मेरे परिवार को गरीबी से टूटने और बिखरने से ऐसो क्या रोक रखा है। यानी कि आपको पता है घर के अंदर जो औरतें होती है, परिवार को किस तरीके से मैनेज करके चलती है, परिवार में किस तरीके से चीज़ों का उनको पता रहता है। कोई चीज़ खत्म होने वाली होती है, उससे पहले बताने लग जाती, करने लग जाती, खत्म हो गई, खत्म हो गई, तो उसमें वो मैनेज करके चलती है। तो उसी ने, उस पत्नी ने मुझे, वो मेरी एक तरीके से हाथ है, मेरा हाथ थामे हुए सहारा है, गरीबी से टूटने और बिखरने से रोक रखा है। उसकी आंखों में एक तरीके से निस्वार्थ प्रेम है, जो मेरे लिए क्या सहारे का काम करता है और मुझे आर्थिक संकटों से जो जूझने में मदद करता है। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं है महज, वो हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। आगे देखिए, आगे वैसे हम स्वजन हैं, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। स्वजन का मतलब होता है अपने लोग, पारिवारिक सदस्य। स्वजन यानी अपने लोग, पारिवारिक सदस्य। पेशेवर यानी व्यावसायिक। पेशेवर का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, व्यावसायिक। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, व्याख्या समझ में आ रही है तो जरूर लाइक करें, जरूर अपने आसपास के क्षेत्र में दोस्तों को बताएं, शेयर करें इस वीडियो को। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए कवि क्या कहता है यहाँ पर, लोकाचार की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से हम 5 सदस्य एक परिवार के अंग हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, तो लोगों की दृष्टि में तो हम एक ही परिवार के क्या अंग हैं। मतलब लोकाचार की दृष्टि में तो 5 सदस्य एक ही परिवार के क्या है, अंग है, तथा भावनात्मक रूप से एक दूसरे क्या है, निकट है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, निकट है। परंतु हमारे जो बीच में है ना, गरीबी की दीवार आ गई है भाई साहब। वैसे तो स्वजन हैं, एक ही परिवार के अंग हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हमारे बीच गरीबी की दीवार आ गई है। और इस गरीबी की दीवार के कारण ही हमारे पारिवारिक रिश्ते जो बुझ से गए हैं। परिवारों में क्या पता है, मान लो 3-4 भाई हों, 2 तो कमाते हों और 1-2 कमाते नहीं हैं, तो 2 कमाते हैं, एक टाइम तक तो ठीक चलता है मामला, बाद में ऐसे पड़ा रहता है, कुछ कमाता नहीं है, अलग करो इसको, थोड़ा प्रेशर डालो और सारा दिन रोटियां खवा रही हैं यार, मतलब तो वो जो उसके नहीं काम करने की वजह से, या उसकी जो उसकी एक अलग स्थिति है जो गरीबी है, या कोई अमीर अलग हो जाते हैं, कोई अमीर रह जाता है, कोई गरीब रह जाता है, तो उनके बीच की जो दीवार हो जाती है वो गरीबी दीवार खड़ी कर देती है, वो प्रेम वो नहीं रहता है। तो हमारे भी जो गरीबी की दीवार आ गई ना, इस गरीबी के कारण ही हमारे पारिवारिक रिश्ते के आजकल बुझने लगे, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं और ये तो यहाँ पर पेशेवर गरीब थे। अर्थात हमारे पास धन का अभाव है, जिसके कारण एक ही घर में रहकर हम एक दूसरे से दूर हो गए भाई साहब। आ गई बात समझ में? चलिए साहब, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है। कवि क्या कह रहा है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को है जो खोलते। लोहा यानी एक तरीके से शक्ति का प्रतीक, ताकत का प्रतीक यहाँ पर लिया गया है। ताली यानी चाबी, ताली यानी ताली किसके लिए है? चाबी के लिए है यहाँ पर।
ताली यानी चाबी, और भुन्नास यानी जंग लगा हुआ, भुन्नास यानी जंग लगा हुआ, जटिल सा। ठीक है, देखिए कवि कहता है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी आपस में खुलकर बातें नहीं कर पाते। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। खुलकर मतलब बिल्कुल दिल खोलकर, बिल्कुल समर्पण भाव से, बिल्कुल मन में कुछ भी जो पर्दा नहीं रखते हुए सारी कुछ बातें कर लेना। तो रिश्ते हैं लेकिन रिश्ते खुलते नहीं है, यानी कि परिवार के सदस्य तो हैं लेकिन आपस में खुलकर बातें नहीं करते, अर्थात हमारे परिवार के रिश्तों में खुलापन नहीं रह गया है। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते, जिससे हम एक दूसरे के सुख दुख का उनकी चर्चा नहीं कर पाते। इतना खुलापन नहीं रह गया है जिसकी वजह से सुख दुख की चर्चा जो नहीं कर पाते। हमारे खून में अब इतनी भी ताकत नहीं रह गई है, अपने खून में इतना भी लोहा नहीं है। लोहा है यहाँ पर किसका प्रतीक क्या लिया गया? शक्ति का, ताकत का, कि हमारे खून में इतनी भी ताकत नहीं रह गई है कि हम उस लोहे से एक चाबी बनवाकर संबंधों पर जड़े हुए जो भाषा के जंग लगे ताले को खोल दें। संबंधों पर किसके? भाषा के जंग लगे और भाषा के भुन्ना सी ताले को, भाषा के जंग लगे ताले हैं जो उनको खोल दें। मतलब जो भी बातचीत का अवरुद्ध पड़ी है, रुकावट पड़ी है, बात कर नहीं रहे हैं, उसको है जो खोल दें, उस ताले को खोल दें, उस रुकावट को है जो हटा दें। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि जो गरीबी के कारण इतने शक्तिहीन हो गए ना, वो पुराने जो आत्मीय संबंध है उन्हें पुनः जीवित करना की ओर कठिन हो गया है। उनको कह रहा है कि उनको इस बात को है जो आप समझो। आगे देखिए, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। कवि क्या सोचता है? कवि सोचता है कितना अच्छा होगा कि हम पारिवारिक जो संबंध है उनके जो बिखराव और टूटन है उसके जो शिकार हो गए हैं और उनमें एक प्रकार की जड़ता सी आ गई है। तो अब क्या है कि रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ और ये बेटी है। तो उसमें विचार करते हुए जो उनकी जो वाणी है उसमें ये कह सकते हैं कि ये तो मेरे पिता है। इन रिश्तों को बिखराव को टूटने से बचाकर हम कह सकते हैं ये तो मेरे पिता है, ये मेरी प्यारी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी प्यारी माँ है और ये मेरी प्रिय पुत्री। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहता है, इन पंक्तियों, इन चारों पंक्तियों के अंदर यहाँ पर कवि कह रहा है, कवि ये कहना चाहता है कि गरीबी के कारण पारिवारिक जो बिखराव आया है ना, उससे स्नेह से दूर किया जाना क्या आवश्यक, प्रेम से दूर है जो किया जा सकता है। पत्नी को थोड़ा अलग, आगे पंक्तियां हैं यहाँ पर कुछ विशेष पंक्तियां ध्यान में रखना। पत्नी को थोड़ा अलग, और जो ऊपर आया ना यहाँ पर पंक्तियां देखिए, ये भुन्ना सा, भाषा के भुन्ना सी ताले, यहाँ पर आप ध्यान में रख लेना, रूपक अलंकार है अपने। ठीक है, पत्नी को थोड़ा सा अलग करते तू मेरी हम सफ़र है। पत्नी को थोड़ा अलग करते तू मेरी हम सफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। हम सफ़र यानी जीवन साथी, जोखिम यानी खतरा। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि पारिवारिक रिश्तों में पत्नी की स्थिति, पत्नी की जो भूमिका है वो कुछ विशेष प्रकार की हो जाती है, विशेष प्रकार की होती है। काश यहाँ पर अब कवि आगे क्या कह रहा है पंक्तियों में, पत्नी को थोड़ा अलग करते तू मेरी हम सफ़र है। काश मैं ये कह पाता कि तुम मेरी जीवन संगिनी हो और तुम केवल मेरी हो। काश हम थोड़ा और खतरा उठाकर अपना जो खोया हुआ जो आत्म संबंध है उसको लौटाने की कोशिश करते, अपने घर की दीवार पर हाथ रखकर प्रेम से ये कहते कि ये तो मेरा घर है, यहाँ मेरे स्वजन रहते हैं, मेरे अपने लोग रहते हैं, मेरे परिवारजन रहते हैं। तो इस घर में स्नेह, अपनापन और आत्मीयता का जो भाव है वो भर जाता। अगर हम थोड़ा सा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है, प्रेम से बात करते, तो ये जो अलगाव सा आया है गरीबी की दीवार के कारण, ये है जो नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपके अच्छे से समझ आई होगी। और ये बता दिया शब्दार्थ लगभग पड़ाव यानी फे, चरण, लोह साइन, लोहे के औजार बनाने वाले भट्टी, सलाखें, लोहे की छड़, सलाख, दीवट, दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान, भुन्नासी यानी जटिल। तो कैसा लगा पाठ, समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो लाइक कर दो, आप अभी लाइक नहीं किया है तो सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।
और आप पढ़ाई को लेकर डिमोटिव रहते हैं, पढ़ाई को लेकर आपकी कई सारी समस्याएं रहती है, तो पढ़ाई से रिलेटेड मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? आदि की आवाज़ नाम से। आपको किस प्रकार से क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाई की रणनीति बनानी चाहिए, वो सारी की सारी बातें आदि की आवाज़ नामक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं डालता रहता हूँ। तो उस चैनल को भी आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, यकीनन आपको ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, फिर मिलता।